हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम के डिस्कशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के मल्टीपल यूजेस देखने शुरू किए थे। तो उन यूजेस में कुछ और यूजेस आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर कभी भी हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना हो क्वांटिटीज़ के बीच में, सपोज़ कीजिए मैं कह देता हूँ कि मेरे पास एक रिलेशन है जिसमें मुझे x के लिए रिलेशन क्या करना है, डिराइव करना है, और मुझे वो डिपेंड करता हुआ नज़र आता है कि y के ऊपर डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर, z क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है और k क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी फाइनली मुझे एक्सप्रेशन है जो x का वो ऑब्टेन करना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको 2-3 एक्सप्रेशंस दूँ तो आप कहोगे कि सर इस x को y, z और k की टर्म्स में लिखा गया है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ बेटा, तब भी आप कहोगे कि y, z और k की टर्म्स में x को लिखा गया है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसे, तब भी आप कहोगे कि ये x को y, z और k की टर्म्स में लिखा गया है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, तब भी इसको y, z और k की टर्म्स में लिखा गया है। यानी x का एक्सप्रेशन इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि y की क्या पावर है, z की क्या पावर है और k की क्या पावर है। अगर मुझे ये पावर्स मिल जाएं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक्सप्रेशन इजीली लिख सकता हूँ। इतनी बात तो आपको समझ आ गई। दूसरी बात ये बेटा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में जो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी की डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशनल फार्मूला होता है, वही लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी का भी डायमेंशनल फार्मूला होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दूं और उसकी पावर्स को मैं कुछ भी लिख दूं, यहाँ पे जैसे इधर मैंने लिख दिया कि ये पूरी क्वांटिटी को जब मास, लेंथ और टाइम की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये क्वांटिटी में ये P, ये Q, ये R आ जाएगा सपोज करो। और इधर भी जो x की डायमेंशनल फार्मूला है उसमें भी देखें तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई और टर्म्स की टर्म्स में हम लिख दें। जैसे आप कह दो कि इसको D लेंथ रेज़ टू पावर n एंड t रेज़ टू पावर आप कुछ भी लिख दो, और जैसे मैं कह दूँ l, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि d p के बराबर है, n q के बराबर है और l r के बराबर है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। उसका यूज़ करते हुए हम रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर ये नहीं भी आपको क्लियर हुआ तो अभी आप आगे फॉरवर्ड आगे चले जाओ, मतलब इसको दोबारा से सुनने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको समझाते हैं कैसे है। मैंने आपको क्या कहा कि एक क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी बेटा, x, उसको मुझे डिपेंड करना है y, z और k की टर्म्स में। यानी मुझे x का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, और रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए मुझे y की पावर चाहिए, z की पावर चाहिए और k की पावर चाहिए, जो कि यहाँ पे ABC है। पैरेलली एक क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, आप कहिए कि फोर्स है F हमारे पास, और ये फोर्स मूविंग पार्टिकल जो मूव कर रहा है सर्कल के अंदर। आप जानते हो कि जब सर्कल में पार्टिकल मूव करेगा तो उसका मास m होता है, जनरली वेलोसिटी v होती है, और वो रेडियस r के अंदर मूव करता हुआ हमें कई बार नज़र आता है। तो हमने कहा कि मास, वेलोसिटी और रेडियस के ऊपर ये डिपेंड कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1 हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। और वो फोर्स का एक्सप्रेशन किसकी टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे y, z और k लिखा गया है, वहाँ पे हमें मास, वेलोसिटी एंड रेडियस लिखा गया है, जिसको मैं ABC लिख देता हूँ। तो आपको पहला स्टेप समझ आया कि बेसिकली जिसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देते हैं जो क्वांटिटीज़ के लिए हमें एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हो। अब सेकंड स्टेप में मैंने क्या कहा है, देखो कि हमें डायमेंशनल फार्मूला सारी क्वांटिटीज़ का लिख देना चाहिए। अगर आप फोर्स का बच्चों डायमेंशनल फार्मूला लिखते हो
तो वो तो आपको पहले ही पता है कि भैया mLT-2 होता है, और यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, मास रेज़ टू पावर a। स्पीड के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1 रेज़ टू पावर b कर सकते हैं, और लेंथ के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है c। तो आप इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं समझते हुए कि मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है m, स्पीड के लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1, और रेडियस जो कि लेंथ ही है उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला होता है l। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मास, लेंथ और टाइम की पावर्स को इक्वेट करना हो तो दोनों साइड्स के पावर को कंपेयर करने के लिए मास की पावर यहाँ पे सिर्फ a है, लेंथ की पावर इस फार्मूला के हिसाब से b है और अगले वाले के हिसाब से c है, तो बेस सेम रखते हुए हमने ऐसे लिख दिया, और t की पावर -b है। तो ये बेटा एक्सप्रेशन आपको समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा कि दोनों साइड्स के ऊपर भैया जो भी एक्सप्रेशन है वो सेम टू सेम होना चाहिए, उसकी डायमेंशनल फार्मूला सेम टू सेम होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम इक्वेट कर देते हैं पावर ऑफ mLT ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के ऊपर हमें पावर्स को इक्वेट कर देना चाहिए। तो उस हिसाब से मास के लिए हमने क्या लिखा है, A = 1। अगर हम मास के हिसाब से देखें तो A की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है, और लेंथ के हिसाब से देखें B + C को किसके बराबर लिख दिया गया है, 1, और टाइम के हिसाब से देखें -b को, यहाँ पे देखिए टाइम की दोनों साइड्स पे पावर, -b को -2 लिख दिया गया है। तो b तो पता लग गया भैया 2 है, और a पता लग गया 1 है। तो इस केस में 2 + c को हमने 1 कहा है, तो c की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो देखिए आपको 3 इक्वेशंस बनने को कहा गया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस में पावर्स दोनों साइड्स पे सेम होती हैं, तो उसे आप दोनों साइड्स की मास, लेंथ और टाइम की पावर्स को इक्वेट करते हुए 3 इक्वेशंस बनाएं जैसे कि हमने बनाई, और फिर सॉल्व करते हुए a, b और c की वैल्यू को ऑब्टेन कर लीजिए। और इसको हम रिलेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, जिससे हमें पता लगा कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m⁻⁴ स्पीड r⁻², और r⁻⁻⁴ तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन बेटा आ गया है, ये आपने एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया किसकी टर्म्स में, मास, वेलोसिटी और टाइम की रेडियस की टर्म्स में। अगर आप देखो इसको तो ये आ रहा है मास वेलोसिटी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। पता है ना, r⁻⁻1 को हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया है। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए। इससे पहले आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ कहा गया कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है जो वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मास ऑफ बॉब के ऊपर, जिसको मैं r⁻a लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर, जिसको r⁻b लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे r⁻c लिख देता हूँ, और हमें फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। t, इसका एक्सप्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो डायमेंशनल फार्मूला है बच्चों वो किसका है, m0L0T1। अब मान सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ टाइम दिया हुआ है, तो आपको डायमेंशनल फार्मूला m0L0 और T1 लिख दिया। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे मास है, तो आपने मास का पावर a लिखा, लेंथ की पावर बच्चों आपने b लिखी, और g क्या है भाई, g एक्सेलरेशन है। गौर कीजिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ये एक्सेलरेशन है, तो LT-2 लिखते हुए मैंने इसको r⁻c कर दिया। अब मैं क्या करूँ, इसको मास की पावर है a, लेंथ की पावर है b + c, और t की पावर है -2c, और यहाँ मास की पावर है 0, लेंथ की पावर है 0, t की पावर है 1। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को यूज़ करते हुए सबसे पहले मास की पावर्स देखते हैं, दोनों साइड्स के ऊपर कितनी है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और राइट हैंड साइड के ऊपर अगर देखें तो a = 0 इक्वेटिंग
आप कह सकते हैं कि अगर इक्वेटिंग पावर्स ऑफ मास देखना हो तो a की वैल्यू को 0 पुट कर सकते हैं बेटा। फॉर लेंथ आप देखिए b प्लस सी 0 के बराबर है, एंड फॉर टाइम -2c है जो वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो c तो भैया -½ आ गया। अगर c -½ आ गया और b के बारे में पता नहीं है तो b को सॉल्व करने पे वो कितना आ गया, ½ अब मैं दोबारा से इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन गया बेटा, वो बन गया कि t की पावर m⁻0 है, l⁻½ है, g⁻⁻½ है। तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया √l/g। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट टाइम्स है l/g। आप ऐसे भी एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हो। तो बेटा एक बार आप खुद अपने आप करके देख लो, है ना, फिर उसके बाद हम और क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको फिर से 2 सवाल दिए गए हैं। अगर आप चाहो तो लेक्चर को पॉज करके खुद इन दोनों सवालों को कोशिश कर सकते हो सॉल्व करने की, ठीक है। अदरवाइज हम इसको सॉल्व करके देख रहे हैं। क्या है, देखिए वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के a⁻, लैम्डा के b और g के c, जिसको मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए हमें। तो v हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा गया। डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको याद हो तो ये एक्सप्रेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए a। लैम्डा क्या है, लेंथ है, लेंथ वेवलेंथ को भी लेंथ ही मानेंगे, तो b। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L_t-2c। चलिए हम लिख लेते हैं इसको कि ये v की वैल्यू मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी ml-3 a, लेंथ b और L_t-2c। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब आप देखिए कि v है जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, L_t-1 लिख सकते हैं बच्चों। m0 हो गया, L1 हो गया, t-1 हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ गया डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ मास की पावर क्या है, a, मास कहीं और नहीं है, ठीक है जी। लेंथ की पावर पहले एक्सप्रेशन से -3a, दूसरे से b और तीसरे से c। t की पावर अगर देखें तो सिर्फ -2c है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। इक्वेट करेंगे पावर ऑफ m, l एंड t। अगर आप देखो फॉर m आप देखना चाहो तो a की वैल्यू कितनी है, 0। भाई a की वैल्यू 0 है यहाँ पे। फॉर लेंथ अगर हम देखें तो -3a प्लस b प्लस c किसके बराबर है, 1। एंड फॉर टाइम अगर आप देखना चाहो तो -2c की वैल्यू -1 के बराबर है। -2c बेटा किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो c की वैल्यू तो ½ आ गई, देखो यहाँ से, है ना। a पहले ही 0 है तो ये -3 × 0 प्लस b प्लस ½ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सॉल्व होके b भी ½ आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन में ये टर्म 0 हो गई है, ये ½ हो गई है और ये भी ½ हो गई है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है λ⁻½ एंड g⁻², जिसको अगर हम चाहें तो ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा कि हमने किस ढंग से रिलेशन इस्टेब्लिश किया। मैं एक और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। यहाँ पे ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशंस ml-1 t-1 के बराबर है। जो आपके पास स्पीड है उसकी डायमेंशंस भी हमें दी हुई है। चलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है, रेडियस है, ये क्या है, स्पीड है। चलिए स्पीड पता ही है बच्चों को कितना होता है बेटा, L_t-1। आप लोग खुद ट्राई करना चाहेंगे, इसको ट्राई कर लीजिए अगर आप खुद करना चाहते हैं तो। देखिए आप रोक के एक्सप्रेशन को लिखिए कि ये ईटा⁻a है, r⁻b है, v⁻c है।
तो फोर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, mlt-2, बहुत अच्छे। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं, ml-1t-1 रेज़ टू पावर b। भैया रेडियस के लिए क्या लिख सकते हैं, l रेज़ टू पावर b। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, lt-1 रेज़ टू पावर c। तो अब इसका एक्सप्रेशन ढूंढना शुरू करते हैं। m रेज़ टू पावर 1 है, l रेज़ टू पावर 1 है, t रेज़ टू पावर -2 है, m रेज़ टू पावर b है, l रेज़ टू पावर -b प्लस, सॉरी ये a है ना, तो ये इसको a लिख देंगे, फिर इसको दोबारा से लिख देते हैं एक बार। m रेज़ टू पावर a है, l रेज़ टू पावर -a प्लस b प्लस c है, और t रेज़ टू पावर -a - c है। चलिए सारे एक्सप्रेशंस आ गए हमारे पास। इक्वेट कर दीजिए पावर्स को ऑन बोथ साइड्स। ml एंड t की पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो a की पावर्स को अगर हम इक्वेट करें यहाँ पे, तो a किसके बराबर आ गया, 1 फॉर m। अगर आप मास की पावर दोनों साइड्स के ऊपर इक्वेट करोगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ 1 है, यहाँ a है, तो आप इक्वेट कर सकते हो। यहाँ देखिए -a प्लस b प्लस c है, और यहाँ 1 है। तो ये अगर आप लेंथ के लिए लिखते हो तो ये आ गया -a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1। और अगर आप टाइम के लिए लिखते हो यहाँ पे, तो टाइम के लिए क्या आएगा भैया, -a - c इज इक्वल्स टू -2। देखिए a 1 आ चुका है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हुए हमें पता लग गया कि c की वैल्यू भी 1 आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब a 1 है, c 1 है, और अगर हम चेक करें तो ये आपस में कैंसिल होके b की वैल्यू भी क्या आना है, 1। तो अगर आप तीनों रिजल्ट्स को देखो तो आपको पता लगता है कि f की वैल्यू ईटा रेज़ टू पावर 1, r रेज़ टू पावर 1 और v रेज़ टू पावर 1 से ऑब्टेन की जा सकती है। तो बेटा मैंने अभी तक 4 क्वेश्चंस आपको करा दिए, जिसमें हमें डायरेक्टली पता लगता है कि एक क्वांटिटी x है जो वो दूसरी 3 क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। पर याद करो कि शुरू में मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि जो एक्सप्रेशन फाइनली बनता है उन क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल कहते हैं, और जिसके लिए एक्सप्रेशन बनाया जाता है उसे हम डिराइव कहते हैं। यानी इसी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, आर रेडियस एंड वी इफ़ आर फंडामेंटल देन फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। दोबारा सुनो, इफ़ ईटा आर एंड वी आर फंडामेंटल, क्योंकि उसकी टर्म्स में एक्सप्रेशन निकाला जा रहा है, देन फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, यानी कि ये फंडामेंटल हो जाएंगी तो इसका एक्सप्रेशन आपको ऑब्टेन करना है। चलिए इसी स्टेटमेंट के साथ एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जिसमें कहा गया कि एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को हमने क्या किया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के रूप में मान लिया है, और हमें एक्सप्रेशन किसके लिए पता करना है, फोर्स के लिए। तो मैंने कहा फोर्स को एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म्स में, एनर्जी की टर्म्स में, वेलोसिटी की टर्म्स में और टाइम की टर्म्स में। यहाँ हम एक्सप्रेशंस भी इसके लिए x, y और z मान लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप x, y, z मान लो, आप a, b, c मान लो, ठीक है। तो यहाँ फोर्स के लिए बेटा क्या एक्सप्रेशन बनता है, mlt-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, सबसे पहला स्टेप। फिर एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखवाया था आपको, ml²t-2। स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखवाया था, lt-1। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिखवाया था, t। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आ गए हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो ml1t1-2 यहाँ पे क्या बेटा, मास रेज़ टू पावर x, लेंथ रेज़ टू पावर, अच्छा यहाँ पे एक काम करते, पहले चेक कर लेते हैं पूरा का पूरा केस। इसमें सिर्फ मास की एक ही पावर आएगी। लेंथ के लिए यहाँ 2x आ गया, यहाँ y आ गया, अगले वाले में नहीं है। t के लिए -2x आ गया, -y आ गया, प्लस z आ गया। चेक कर लेते हैं, -2x y और यहाँ पे t के लिए z, और यहाँ लेंथ के लिए एक बार y में है, एक बार x में है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम इक्वेट करते हैं पावर्स ऑन बोथ साइड्स। mlt ऑन बोथ साइड्स, देखेंगे कैसे हो सकता है। देखिए जब आप मास के लिए इक्वेट करेंगे तो अब आपको पता है कि x की वैल्यू 1 है फॉर m,
दोनों साइड्स के ऊपर। यहाँ पे 2x प्लस वाई है, इधर 1 है, तो हम कह सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो हमें पता लग गया कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भैया, -1 आनी चाहिए। बहुत अच्छे, तो x और y दोनों आ गए। अब आप क्या लिख सकते हो, -2x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू को किसके बराबर लिखना है भाई, -2 के बराबर लिखना है। तो ये आ गया -2 इंटू 1 माइनस ऑफ -1 प्लस जेड इज इक्वल्स टू -2। ठीक है जी, ये कितना आ गया, ये 1 ऐड हो गया, ये -1 प्लस जेड किसके बराबर है, -2 के बराबर है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, -1 आ जाएगी। तीनों रिजल्ट्स फिर से डिराइव हो गए बच्चों। तो हम इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्स है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी रेज़ टू 1, वेलोसिटी रेज़ टू -1, टाइम रेज़ टू -1। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया एनर्जी ओवर वीटी के। तो इस ढंग से आप रिजल्ट्स हैं जो इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं, है ना, इसी टाइप का। हमें कहा गया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को फंडामेंटल मान लो और मास और लेंथ के लिए डिराइव कर लो। चलिए मैं ये आपको करके दिखाता हूँ, ये एज ए होमवर्क आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको खुद करना है। ठीक है, हमें किसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, मास के लिए। तो मास किसकी टर्म्स में लिखा जाना है भैया, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, h प्लैंक्स कांस्टेंट और g जो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब हम पहले से जानते हैं कि c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी वेलोसिटी है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट है जो वो ml² t-1 है भाई, रेज़ टू y। g है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम -1 ml -1 l³ t-2। देखिए आपको ये एक्सप्रेशंस का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कभी भी गिवन नहीं होगा। आपको कुछ डायमेंशनल फार्मूलाज मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि आपको हमेशा याद रखने हैं, तो उनमें से देखिए ये दोबारा आ रहे हैं। और गौर करो कि जितने क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, वो जो 6 और 7 मैंने आपको कहा था कि ये डायमेंशनल फार्मूलाज में से ही क्वेश्चंस बनेंगे, उसी में से बच्चों क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास मास, लेंथ की पावर 0 है, टाइम की पावर 0 है, मास की पावर 1 है। तो दोनों साइड्स के ऊपर एक्सप्रेशन बना लेते हैं। यहाँ आ गया y, उधर आ गया कितना z, क्योंकि इसके लिए क्या है, z है। ठीक है, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, x प्लस 2y प्लस 3z, बहुत अच्छे। और टाइम के लिए क्या लिखेंगे भैया, -x माइनस वाई माइनस 2z। यहाँ पे मास की वैल्यू 1 है, लेंथ की वैल्यू 0 है, टाइम की वैल्यू ऊपर जाके 0 है। आप इक्वेशंस बना लीजिए, 3 इक्वेशंस बन रही हैं, y माइनस जेड इक्वल्स टू 1। अगर आप लेंथ के लिए देखें तो लेंथ के लिए बन रही है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू कितना है बेटा, 0। और अगर हम देखें तो टाइम के लिए भी इक्वेशन बन रही है -x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू कितना, 0। बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, सिर्फ इन दोनों को, तो ऐड करने के बाद ये क्या बन जाता है, y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। हमने कुछ नहीं किया, सेकेंड और थर्ड को भी आपस में ऐड अप कर दिया। तो उससे क्या था कि मेरे पास एक नई इक्वेशन बन गई, किसकी टर्म्स में, y और z की टर्म्स में। चलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। मुझे पता है कि y माइनस जेड से 1 बनता है, y प्लस जेड से 0 बनता है। तो अगर आप सॉल्व कर लें इसको तो 2y की वैल्यू 1 आ जाती है, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाती है, हाफ, और z की वैल्यू आ जाती है -हाफ। इन दोनों को आप सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, देखिए x की वैल्यू हमें पता करनी है, ये कितना है बेटा, 2 इंटू हाफ। z की वैल्यू कितनी है, हाफ। अब चेक कर लीजिए दोबारा से, ये लेंथ रेज़ टू पावर x ml² t-1, ठीक है।
3z। तो x प्लस 2y प्लस 3z किसके बराबर है, गिवन वैल्यूज़ के बराबर है। तो यहाँ पे आ गया कि x प्लस हाफ है जो x प्लस 1 प्लस 3/2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मेरे ख्याल से एक माइनस हाफ था, यस ये माइनस हाफ था, तो इसको हम प्लस की बजाय क्या लिख सकते हैं, -3/2। ये माइनस करेंगे तो भैया ये तो आ जाएगा माइनस हाफ, इधर आके चला गया ये प्लस हाफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो हाफ है, y की वैल्यू है वो भी हाफ है, और z की वैल्यू है जो वो माइनस हाफ है, -1/2। तो हम कह सकते हैं कि जो मास है हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है c⁻², h⁻½ एंड g⁻⁻²। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो सभी अंडर रूट हैं तो CH/G का अंडर रूट। तो यहाँ से आपको बच्चों एक्सप्रेशन क्लियर हो जाता है। अब हम यहाँ पे रोकते हैं इस पॉइंट को कि जो जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को यूज़ करते हुए रिलेशन इस्टेब्लिश किया डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में। आप चाहो तो यहाँ तक पॉज करके पहले सारा का सारा लेक्चर जो अभी तक का है उसे रिपीट कर लो, और उसके बाद जो लास्ट टाइप है इसकी उसके ऊपर डिस्कस करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब बेटा चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का यूज़ करते हुए एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू है एक क्वांटिटी की, दूसरे सिस्टम में उसी क्वांटिटी की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी ये पता करने की कोशिश करते हैं। पहले आप समझ लो कि आपने आज तक 2 टाइप के सिस्टम्स पढ़े हैं। बेटा आपको MKS सिस्टम याद होगा, जिसमें हम लेंथ है जो वो किस में मेजर करते हैं, उसकी यूनिट है लेंथ की सबसे छोटी यूनिट 1 मीटर, जो मास है उसकी यूनिट है 1 kg, और जो टाइम है उसकी यूनिट है कितनी, 1 सेकेंड। यही सिस्टम SI में भी यूज़ होता है मास लेंथ और टाइम के लिए, और MKS में भी यूज़ होता है। अगर आपको ध्यान हो तो CGS सिस्टम में जो लेंथ है उसे मेजर करते हैं हम एज यूनिट ऑफ 1 सेंटीमीटर, जो मास की यूनिट है वो है 1 ग्राम, और टाइम की जो यूनिट है बेटा वो है 1 सेकेंड। तो चाहे आप CGS सिस्टम कंसिडर कर लीजिए, चाहे आप SI सिस्टम कंसिडर कर लीजिए, यूनिट्स देखिए अलग अलग हैं। अब अगर हमें कुछ डायरेक्ट कन्वर्जन्स की मैं बात करूं, मैं कहता हूं कि देखिए लेंथ की कुछ यूनिट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। लेंथ की यूनिट है 1 मीटर। अगर आप 1 मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना चाहो तो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। लेंथ है 1 किलोमीटर, आप कह देते हो कि भैया 1000 मीटर्स के बराबर है ये। आप एरिया है जो, जैसे आप कहते हो 1 मीटर स्क्वायर, तो आप 1 मीटर को कितना लिखते हो, 100 सेंटीमीटर, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी ढंग से आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। सिमिलरली बेटा अगर आप 1 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहो तो 1000 ग्राम्स हो सकता है, और 1 ग्राम को अगर मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है 1000 mg होता है। ये डायरेक्ट कन्वर्जन हमें पहले से पता है। इसी ढंग से टाइम के लिए जब आप 1 आवर लिखते हो तो बेसिकली वो 3600 सेकंड्स के बराबर होता है। 1 आवर लिखते हैं तो वो 60 मिनट्स के बराबर होता है। पता है कि 1 मिनट है जो वो किसके बराबर है भैया, 60 सेकंड्स के बराबर है। ये कुछ डायरेक्ट कन्वर्जन्स हैं जो आप बचपन से पढ़ते आए हो। इसी में मैं एक और बात कर देता हूँ कि 1 न्यूटन जो कि फोर्स की यूनिट है ये 10⁵ डाइन के बराबर होती है। इसी ढंग से 1 जूल जो कि एनर्जी की यूनिट है ये 10⁷ अर्ग्स के बराबर होती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें
और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को इसमें लेके आए तो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कंसिडर करो आपके पास लेंथ है, या कंसिडर मास ऑफ ए सब्सटेंस वो है 1 kg के बराबर या 5 kg के बराबर। चलिए एक क्या कह दिया हमने, 5 kg कह दिया। अब आप ये समझ लो कि 5 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले सिस्टम की, और ये है पहले सिस्टम की यूनिट। और अगर मैं इसी को लिखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 5000, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है सेकंड सिस्टम की। इसको हम लिख सकते हैं 5000 ग्राम, जो कि U2 है। आपको याद होगा कि यूनिट है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायमेंशनल फार्मूला के। यानी अगर मैं यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस को लिखना चाहूँ तो m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b, t रेज़ टू पावर c से लिख सकता हूँ। पहले सिस्टम के अंदर जो यूनिट है वो पहले सिस्टम का मास, पहले सिस्टम की लेंथ और पहले सिस्टम का टाइम, ऐसे करके a, b, c के तौर पे लिखा जा सकता है। और दूसरे केस में आप न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम के लिए लिख लीजिए, मास सेकंड सिस्टम का रेज़ टू पावर a, लेंथ सेकंड सिस्टम की रेज़ टू पावर b और टाइम सेकंड सिस्टम का रेज़ टू पावर c। अब अगर हमें n2 की वैल्यू यानी कि सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट सिस्टम की, मास फर्स्ट सिस्टम का सेकंड सिस्टम में मास की यूनिट रेज़ टू पावर a, लेंथ फर्स्ट सिस्टम का लेंथ सेकंड सिस्टम की रेज़ टू पावर b, हमने डिवाइड कर दिया है बेटा यहाँ पे, T1 ओवर T2 रेज़ टू पावर c। तो ये है कहानी कि हमें इस फॉर्मूला के साथ इजीली हम ऑब्टेन कर सकते हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटी कौन सी है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें 3 स्टेप्स में इस चीज़ को लेके चलना होगा। स्टेप 1 होगा हमें कि जिसमें हम चेक करेंगे क्वांटिटी टू बी कन्वर्टेड, जिसको हमने कन्वर्ट करना है, एंड राइट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला टू गेट m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b, t रेज़ टू पावर c, ताकि ये a, b और c इस डायमेंशन फॉर्मूला का पता होगा, तभी हम ये पावर्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दूसरा बेटा स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें डिफाइन करना है दोनों सिस्टम्स को। यानी हमें n1 पता होना चाहिए, हमें m1 पहले सिस्टम का पता होना चाहिए, हमें l1 पहले सिस्टम का पता होना चाहिए, हमें t1 पहले सिस्टम का पता होना चाहिए। इसी ढंग से हमें n2 जो कि पता करना है उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, पर m2, l2 और t2 की वैल्यूज़ हमें यहाँ पुट करनी होगी, तब जाके हमारे पास n2 आएगा। एंड थर्ड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ये रिज़ल्ट को यूज़ करना है। आप कहोगे कैसे यूज़ करते हैं, पहले इसको नोट कर लो फिर मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए आपको कहा गया कि आप कन्वर्ट कीजिए 60 किलोमीटर पर आवर को इनटू न्यू सिस्टम जिसमें यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम हमें गिवन है। चलिए कर लेते हैं कैसे। अब पहले तो स्टेप नंबर 1 में हम ये देखते हैं कि क्वांटिटी कौन सी है। क्वांटिटी है, जैसे पता लग रहा है यूनिट से ही, किलोमीटर पर आवर यानी मीटर, लेंथ ओवर टाइम यानी LT-1 है, तो हमें पता लग गया कि m0 L1 T-1 डायमेंशनल फार्मूला है। स्टेप 2 में हमें पता लगा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले सिस्टम में वो तो 60 है, फर्स्ट सिस्टम में जो यूनिट है लेंथ की, लेंथ पहले सिस्टम में बेटा 1 किलोमीटर लिखी गई है और टाइम पहले सिस्टम में 1 आवर दिया गया है। सेकंड सिस्टम में n2 की वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, पर मास हमें दिया गया है 2 kg, लेंथ हमें L2 की दी गई है 1 सेंटीमीटर और टाइम सेकंड सिस्टम में दिया गया है 10 सेकंड्स के बराबर। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो हम अब स्टेप नंबर 3 को यूज़ करेंगे और इस रिज़ल्ट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। n2 की वैल्यू n1 टाइम्स है m1 ओवर m2, l1 ओवर l2, t1 ओवर t2। ठीक,
पर यहाँ पे 0 है पावर, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, जो मैंने इधर से ही लिख दिया है। अब रेस टू पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो ये तो पहले ही ख़त्म हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू पहले सिस्टम की 60 है, उसको एज इट इज़ लिख दिया गया। लेंथ पहले सिस्टम की 1 किलोमीटर है, चलो कोई बात नहीं जी, 1 किलोमीटर लिख देते हैं। लेंथ सेकंड सिस्टम की 1 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं जी, 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये रेस टू पावर 1 हो गया। टाइम पहले सिस्टम का कितना है बेटा? टाइम पहले सिस्टम का 1 आवर है, जबकि सेकंड सिस्टम का टाइम कितना है? 10 सेकंड्स है। रेस टू पावर -1 कर दे। अब बच्चों हमने करना क्या है यहाँ पे कि जो बड़ी यूनिट है उसको छोटी में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। 60 × 1, अब यहाँ पे डिवाइड करो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स? 1000 मीटर्स। 1000 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो ये आ गया सब कुछ किस में? सेंटीमीटर में। बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर दिया। 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म हो गया। और यहाँ 1 आवर का मतलब क्या है? 3600 सेकंड्स। और यहाँ पे क्या है? ये 10 सेकंड्स है। रेस टू पावर -1, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 10 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? 60 × 1/360 इंटू 10 × 10⁴। अगर आप देखिए तो ये 0 इससे ख़त्म हो जाता है, ये वाला 6 इससे ख़त्म हो जाता है, तो 10/6 इंटू 10⁴ है जो, वो हमारा न्यूमेरिकल आंसर है इस क्वेश्चन का। आप अगला वाला सवाल कर सकते हो। सेकंड सिस्टम में, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट सिस्टम पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है, पर हमें पता लग गया कि ये कौन सा सिस्टम है भाई, ये SI सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में पहले तो देखते हैं कि क्वांटिटी कौन सी है। क्वांटिटी जो कि यूनिट है जूल, उससे पता लग गया कि ये या तो वर्क है या कौन सी क्वांटिटी है, एनर्जी है। एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है भाई ml² T-2। बहुत अच्छे। तो फर्स्ट सिस्टम है जो, वो जूल से पता लगा है कि कौन सा सिस्टम है, SI। और SI में हमें पता लगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 कही गई है अभी। और मास की वैल्यू क्या है बेटा? 1 kg। लेंथ की वैल्यू क्या है? 1 मीटर। टाइम की वैल्यू क्या है? 1 सेकेंड। हो गया जी ये मास, लेंथ और टाइम। इसी ढंग से जो सेकंड सिस्टम है मेरे पास, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर तो क्वेश्चन मार्क है। मास है जो सेकंड सिस्टम का, वो कितना है? 1 ग्राम। लेंथ कितना है? 1 सेंटीमीटर। टाइम कितना है भैया? 1 सेकेंड। आपको कहोगे ये कैसे पता लगा? देखिए CGS सिस्टम है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, 111। ठीक है। अब आपको क्या पता करना है? आपको स्टेप नंबर 3 पता करना है कि N2 की वैल्यू N1 टाइम्स M1/M2 रेस टू पावर 1, L1/L2 रेस टू पावर 2, T1/T2 रेस टू पावर क्या बेटा? -2। अब आप इसको N2 को रिप्रेजेंट कीजिए। N1 की न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए कितनी है भाई, यहाँ पे हमें पता लग गया है कि N1 की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, तो हम इसको 1 लिख देते हैं। पहले सिस्टम में मास 1 kg है, जबकि दूसरे सिस्टम में मास 1 ग्राम है। पहले सिस्टम में जो लेंथ है वो 1 मीटर है, जबकि दूसरे सिस्टम में लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। पहले सिस्टम में टाइम 1 सेकेंड है, जबकि दूसरे सिस्टम में जो टाइम है वो भी 1 सेकेंड है भाई। तो ये तो ख़त्म हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1000 ग्राम। 1 ग्राम एज इट इज़। ये देखिए ये भी ख़त्म हो गया, 1:1। ये कितना आया? 100। 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये अपने आप में क्या आ गया? 10⁷। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो सेकंड सिस्टम है, यानी 1 जूल को जब आप CGS में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁷ अर्ग्स के बराबर आएगा। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि भाई जो आपके पास एनर्जी की CGS यूनिट है वो अर्ग्स होती है। ठीक है जी, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें कन्वर्ट करना है 50 न्यूटन को एक नए सिस्टम में, जहाँ पे मास, लेंथ और टाइम की वैल्यू गिवन है। ये जो 50 न्यूटन है बच्चों, ये ऑलरेडी हमें बता दिया गया है कि ये
न्यूमेरिकल वैल्यू है। और न्यूटन से पता लगा, यूनिट से पता लगा है कि ये फोर्स की यूनिट है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। देयरफॉर जो क्वांटिटी है हमारे पास जिसको हम कन्वर्ट करने लगे हैं वो फोर्स है, और फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है भैया वो कितना होता है? mLT-2 होता है। बहुत अच्छे। अब आपको सेकंड स्टेप पे ले चलते हैं। सेकंड स्टेप का क्या है? डिफाइन करने हैं दोनों सिस्टम्स को। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 50। कौन सा सिस्टम है भाई? SI सिस्टम है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, फोर्स की यूनिट SI में ही न्यूटन होती है। SI सिस्टम में मास की वैल्यू बेटा कितनी है? 1 kg। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। टाइम की वैल्यू कितनी है? 1 सेकेंड। ठीक हो गया। जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, जबकि मास मुझे गिवन है सेकंड सिस्टम का कितना? 10 kg। लेंथ मुझे गिवन है सेकंड सिस्टम की 20 सेंटीमीटर, और टाइम मुझे गिवन है सेकंड सिस्टम का कितना? 30 सेकेंड्स। अब आप थर्ड इक्वेशन तक पहुंच गए कि n2 की वैल्यू n1 टाइम्स m1 ओवर m2 रेज़ टू पावर कितना बेटा? 1। L1 ओवर L2 रेज़ टू पावर कितना? 1। T1 ओवर T2 रेज़ टू पावर कितना? -2। n1 की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो कितनी है? 50। m1 कितना है? 1 kg। ये कितना है? 10 kg। लेंथ पहले सिस्टम की कितनी है? 1 मीटर। दूसरे सिस्टम की लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये 1 मीटर है, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या है? 1। और टाइम पहले केस के लिए क्या है? 1 सेकेंड, और दूसरे के लिए क्या है? 30 सेकेंड्स। और ये रेज़ टू पावर है -2। यहाँ 1 kg ही था, यहाँ पे 10 kg था। चलिए बहुत अच्छी, ये kg भी हम लिख देते हैं ताकि हमें कैंसिल करता हुआ नज़र आए। देखिए 50 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 1/10 से। यहाँ पे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये 20 सेंटीमीटर लिख रहे हैं हम। ये आपस में कैंसिल हो गया बेटा, ये 1 रह गया, ये 5 रह गया। इसका क्या है? 1 पावर इंटू 30 इंटू 30, क्योंकि सेकंड से हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। तो भाई जो इसमें हमारे पास रिज़ल्ट बना वो ज़रा देखें। ये ख़त्म हो गया है। कितना रह गया बेटा? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 100। तो 9 इंटू 25 कितना हो गया भाई? 22500। ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई किसकी? इस 50 न्यूटन को जब आप इस सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, आप पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज हम आपको करा देते हैं इसको। देखिए बेटा, जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है m-1 L3T-2 है। पता है इस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है। बाकी यूनिट से भी आप निकाल सकते हो, हालांकि हमें पहले से पता है कि ये रिजल्ट है। तो पहला सिस्टम कौन सा है? फर्स्ट सिस्टम है जो, वो बेटा SI सिस्टम है। कैसे पता लगा? न्यूटन, मीटर, केजी, सभी की सभी SI यूनिट्स हैं। तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है फर्स्ट सिस्टम में? 6.67 इंटू 10⁻11। जबकि यूनिट में मास कितना है? देखिए आप कहोगे मास तो गिवन नहीं है। मास गिवन हो चाहे ना हो, पर SI सिस्टम में मास को 1 kg लिखते हैं, लेंथ को 1 मीटर लिखते हैं, टाइम को 1 सेकेंड लिखते हैं। बहुत अच्छे। सिमिलरली जो सेकंड सिस्टम है वो कौन सा है भैया? CGS सिस्टम है। कहा गया है कि CGS सिस्टम है। तो CGS सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है और पूछा गया है कि भाई आगे हम इसको कैसे करेंगे। मास जो सेकंड सिस्टम में है बेटा वो 1 ग्राम है, लेंथ है जो वो 1 सेंटीमीटर है, टाइम है जो वो 1 सेकेंड है। तो ये इतनी बात भी हमें समझ आती है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो कि n2 की वैल्यू n1 टाइम्स है किसके? m1 ओवर m2 के, जिसको रेज़ टू पावर -1 लिखा गया है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, L1 ओवर L2 जिसके लिए यहाँ पे क्यूब है,
यहाँ T1/T2 है भाई, जिसके लिए इधर क्या है बच्चों, -2 है। तो ये सारी बात भी आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू पता करने का क्या तरीका है कि आप n1 की वैल्यू लिखिए यहाँ से। ये देखिए, ये n1 की वैल्यू है, कितनी है बेटा, 6.67 × 10⁻11। मास पहले सिस्टम में कितना है, देखिए 1 kg, ऐसा ही सिस्टम है भाई। पहले सिस्टम का, सेकंड सिस्टम का मास है 1 ग्राम, -1 लिख देंगे यहाँ पे। लेंथ पहले सिस्टम की 1 मीटर और लेंथ सेकंड सिस्टम में 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। टाइम पहले सिस्टम का 1 सेकेंड, टाइम सेकंड सिस्टम का भी 1 सेकेंड, -2 हो गया, ये कट गया, ये कट गया। तो आप देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 6.67 × 10⁻11। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 1000 है और यहाँ 1 है, -1, यहाँ 100 है और यहाँ 1 है, क्यूब। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो हमें नज़र आएगा कि ये रिज़ल्ट तो बन गया 6.67 × 10⁻11 × 10⁻3 × 10⁻6। तो ये सारा सॉल्व होने के बाद कितना आ गया, 6.67 × 10⁻8। तो बेटा ये है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम के अंदर। तो आपको क्लैरिटी से ये बात समझ आ जाती है कि कुछ नहीं करना, n1u1 = n2u2 लिख देना है, या n2 की न्यूमेरिकल वैल्यू पता करने के लिए n1 टाइम्स मास लेंथ टाइम, जो पहले सिस्टम की है वो ऊपर, मास लेंथ टाइम जो सेकंड सिस्टम की है वो नीचे, रेज़ टू पावर ABC जो कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है उस क्वांटिटी के लिए। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाते हैं। हम चलते हैं अब एक लास्ट टाइप के ऊपर कि हमें एक और टाइप से भी क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं, तो देख लेते हैं कि वो क्या है। ये क्या यूज़ है बेटा कि हमें कई बार क्वांटिटीज़ को खुद ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नई क्वांटिटीज़ ऑब्टेन करनी पड़ती है। जैसे मैं एक क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ, देखिए फोर्स है, जैसे फोर्स को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नया फॉर्मूला बना सकते हैं। अब यूँ समझो कि जैसे मैं लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम करूं, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो जाता है, लेंथ बाय टाइम से L/T से मुझे वेलोसिटी मिल जाती है। तो दो न्यू क्वांटिटीज़ को मैंने डिवाइड करके एक नई क्वांटिटी ऑब्टेन कर ली। इसी ढंग से आप कोई भी दो क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके एक दूसरी क्वांटिटी ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है कि फोर्स है 100 न्यूटन, तो मैंने उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया। एनर्जी है कितना, mL² T-2, बहुत अच्छे। और स्पीड के लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, LT-1 लिख सकते हैं। आप जो क्वेश्चन फिगर है उसको अलग लिखिए और आंसर फिगर है जो उसको अलग लिखिए। अब यहाँ से मुझे पता लगता है कि अगर आप एनर्जी को डिवाइड कर दें बाय फोर्स, तो आप बेसिकली mL² T-2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, mLT-2 से। तो भाई देखो ऐसा है कि m से m कैंसिल हो सकता है, एक l से एक l कैंसिल हो सकता है, एक t से t कैंसिल हो सकता है, ये बन गया l हमारे पास। अरे वाह, बहुत शानदार। अगर ये एनर्जी डिवाइडेड बाय फोर्स से लेंथ बना है तो मुझे पता था कि एनर्जी SI में कितनी लिखी गई है, 1000 जूल, जबकि फोर्स कितनी लिखी गई है, 100 न्यूटन। तो ये भी SI, ये भी SI, तो SI सिस्टम ही बनेगा भैया हमारे पास। तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 मीटर आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों को डिफाइन, अगर ये सिस्टम ऑफ यूनिट बन रहा है तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 10 मीटर की आएगी। बहुत अच्छे। इसी ढंग से इस रिज़ल्ट को देखते हुए हमें पता लगा कि LT-1 किसके बराबर है, 10 है। अरे भाई लेंथ भी तो 10 दिया हुआ है, तो T⁻1 10 हो गया, तो इसका मतलब T⁻1 कितना हो गया, 1। तो T की वैल्यू भी 1 हो गई। तो टाइम कितना आ गया भैया, 1 सेकंड हो गया। अब आप किसी भी एक एक्सप्रेशन को यूज़ कर लीजिए, जैसे यहाँ पे फोर्स की वैल्यू को आप यूज़ कर रहे हो, तो आप कहोगे कि फोर्स है जो, क्योंकि वो mLT-2 है,
तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं बेटा 100, मास हमें पता करना है, लेंथ की वैल्यू पहले ही दे दी गई है 10, t⁻⁻1 को 1 ही लिखा गया है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। तो मास की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 kg आ गई। तो लाइक दिस वन हम लोग इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं कि दो क्वांटिटीज़ को आपस में डिवाइड करके या सब्ट्रैक्ट करके जब नई क्वांटिटीज़ बनती हैं तब नई क्वांटिटीज़ की यूनिट्स कैसे ऑब्टेन की जाती है। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पे बेसिकली जो डायमेंशनल एनालिसिस का पार्ट है हमारा फर्स्ट चैप्टर का वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको सारा का सारा सेगमेंट है जो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बस एक छोटा सा पॉइंट है इसमें कि डायमेंशनल एनालिसिस से जो हम चीज़ें डिराइव कर रहे हैं या चेक कर रहे हैं करेक्टनेस द इक्वेशन, उसकी थोड़ी सी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं बता देता हूँ आपको कि क्या लिमिटेशंस हैं। देखिए बेटा, पहली बात तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्वांटिटीज़ के लिए यूनिक नहीं होता। कई बार एक से ज़्यादा क्वांटिटी के लिए, जैसे मैं कह दूँ एनर्जी, वर्क, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये है ml² t-2। आप कह लीजिए प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है फिर वो सेम होता है। याद करो क्या था वो, ml² t-1। तो हमारे पास एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। तो डायमेंशनल फार्मूला को ही सिर्फ देख के नहीं बताया जा सकता, इसको देख के ये नहीं बताया जा सकता कि ये वाली क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है या इस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, ये वर्क मेजर कर रहे हैं या एनर्जी मेजर कर रहे हैं। इसी ढंग से जैसे हम कहते हैं, आप देखो टॉर्क का भी सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो हम ये तीनों में नहीं पता कर सकते इसको देख के कि कौन सा है। न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स डिराइव नहीं हो सकते, जैसे हम डिराइव कर रहे थे ना कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y⁴a, z⁴b, k⁴c। यहाँ पे हमने ABC की पावर्स तो डिराइव कर ली थी, पर जब हम x को यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हैं, ये वाला कांस्टेंट इनटू y⁴a, z⁴b, k⁴c, तो उस केस में ये कांस्टेंट है जो इसको डिराइव करने का कोई मेथड नहीं है डायमेंशनल एनालिसिस सिस्टम में। हमें इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे और उसके बाद ही हम इस कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं, एक्सपोनेंशियल रिलेशंस हैं, लॉगरिथमिक रिलेशंस हैं, उनको हम डिराइव नहीं कर सकते। देखिए, चेक कर सकते हैं करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ये पता कर सकते हैं कि उनमें लिखी हुई कौन सी क्वांटिटीज़ का क्या क्या डायमेंशनल फार्मूला बन सकता है। पर हम इस मेथड से, ये जो मेथड हमने दिया था कि x⁴ y⁴a, z⁴b, k⁴c, इसमें हम कहीं पे भी साइन हो गया ये वाली टर्म, कॉस हो गया ये वाली टर्म, y = ae⁻bt ये वाली टर्म, ऐसी टर्म्स को हम डिराइव नहीं कर सकते जिनमें इस टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। क्लियर हो गया? हम सिर्फ क्वांटिटी जो अलजेब्रिक फॉर्म में दी गई हैं उन्हीं को ही डिराइव कर सकते हैं। फिर हम ऐसी क्वांटिटीज़ नहीं डिराइव कर सकते जिसमें प्लस माइनस कुछ आ रहा हो, जैसे v = u + at है, s = ut + ½ at² है। इस टाइप की भी डेरिवेशंस पॉसिबल नहीं है। डेरिवेशंस पॉसिबल नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि हम चेक नहीं कर सकते क्वांटिटी को, हम चेक कर सकते हैं, पर डेरिवेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। जैसे 3 क्वांटिटीज से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हो जाएं, मैं कहूँ x = y, z, k, m, n, ठीक है, तो आप a, b, c, d, e ऐसे लिख के आप 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ अगर इन्वॉल्व हैं एक्सप्रेशन में, तो वो वाले एक्सप्रेशंस को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उसे डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। तो बच्चों, यहाँ पे आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस और करने हैं तो बुकलेट के क्वेश्चंस कीजिए आप, या कोई भी बुक जो आप फॉलो कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस देखिए, उसके एग्जांपल्स देखिए। आई होप इन 2 लेक्चर्स ने आपको काफ़ी हद तक क्लियर किया होगा, आपका बेसिक्स है जो वो क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।